नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम शख्सियत डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उनके जीवन और उनके विचारों की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास उनके जीवन से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ अंश हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें हम सब बाबा साहब के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ संविधान निर्माता या दलितों के नेता ही नहीं थे। वो एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, बहुत कुछ थे। तो चलिए इन स्रोतों से समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी यात्रा इतनी असाधारण क्यों थी और आज के भारत पर उनका क्या असर है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे बचपन में इतना ज्यादा भयानक भेदभाव झेलने के बाद भी कोई इंसान शिक्षा के शिखर तक पहुंच सकता है। उनका जन्म 1891 में महू में हुआ था, महार परिवार में, जिन्हें उस समय अछूत समझा जाता था। स्कूल में क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी उन्हें। पानी पीना हो तो भी किसी ऊंची जाति वाले का इंतजार करना पड़ता था कि वो आकर पिला दे। उन्होंने खुद लिखा भी है, नो पियोन नो वाटर, मतलब न चपरासी न पानी। ये अनुभव, आप सोचिए, ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष की नींव बन गए। ये तो सचमुच चौंकाने वाली बात है। इतनी मुश्किलों के बाद भी उनकी पढ़ाई लिखाई की यात्रा देखिए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, फिर कोलंबिया, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डॉक्टरेट की डिग्रियां, वो भी 1920 के दशक में। किसी भी भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात थी, और खासकर उनके समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति के लिए तो ये असाधारण ही कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल। और ये डिग्रियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थी। शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने में। उन्होंने मूक नायक जैसा साप्ताहिक पत्र शुरू किया। मूक नायक यानी गूंगों का नेता, ताकि जो बोल नहीं सकते उनकी आवाज बन सकें। फिर बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। अच्छा। उसका मकसद था दलितों में शिक्षा फैलाना, उनकी सामाजिक आर्थिक हालत सुधारना। और उनके जो आंदोलन थे, जैसे महार सत्याग्रह, वो भी बहुत अहम था ना? हाँ, बहुत ज्यादा। सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के हक के लिए वो एक बहुत बड़ा कदम था। सोचिए, पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए सत्याग्रह करना पड़ा। और 1927 में वो मनुस्मृति का दहन, वो तो एक तरह से वैचारिक हमला था उस व्यवस्था पर। बिल्कुल। जो भेदभाव को सही ठहराती थी, उस सोच पर सीधा प्रहार था वो। और ये लड़ाई रुकी नहीं। बहिष्कृत भारत, समता, जनता जैसे और भी अखबार निकाले उन्होंने। फिर 1930 का वो कालाराम मंदिर सत्याग्रह, नासिक में हजारों लोग मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि उस वक्त उन्हें सफलता नहीं मिली, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, पर यह दिखाता है कि वो सामाजिक बराबरी के लिए कितने दृढ़ थे। इन सब सामाजिक आंदोलनों के साथ साथ संविधान निर्माण में उनकी भूमिका, शायद सबसे ज्यादा लोग उन्हें इसी के लिए जानते हैं। वो संविधान की जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि संविधान का पहला ड्राफ्ट सर BN राव ने बनाया था, जिसे अंबेडकर ने माना भी था। लेकिन संविधान को उसका जो अंतिम रूप मिला, उसमें नागरिक स्वतंत्रता, धर्म की आज़ादी, छुआछूत का खात्मा, हर तरह के भेदभाव को गैर कानूनी बनाना, ये सब मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये जो आरक्षण की व्यवस्था है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, इसके पीछे भी वही थे। हाँ, उन्होंने इसकी पुरजोर वकालत की थी। लेकिन ये बात भी दिलचस्प है कि बाद के सालों में, 1953 के आसपास, उन्होंने संविधान को लेकर थोड़ी निराशा भी जाहिर की थी। निराशा? उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर इसे जलाना पड़ा तो वो पहले इंसान होंगे जो ऐसा करेंगे। मुझे थोड़ा अजीब नहीं लगता? जिसने बनाया वही। हाँ, ये बात उन्होंने कही थी। देखिए, वो संविधान सभा में भी चेतावनी दे चुके थे। उनका मानना था कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफी नहीं है। अगर समाज में और आर्थिक स्तर पर गैर बराबरी बनी रही, और अगर हमने नेताओं की अंधभक्ति शुरू कर दी, जिसे उन्होंने हीरो वर्शिप कहा था, तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो उनकी वो निराशा शायद इसी गहरी चिंता से जुड़ी हुई थी। समझ गया। अच्छा, राजनीति और समाज सुधार के अलावा उनकी एक और पहचान है जिस पर कम बात होती है, एक अर्थशास्त्री के तौर पर। हाँ बिल्कुल। विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले वो शायद पहले भारतीय थे। उनकी किताबें जैसे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी या द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया आज भी बहुत अहम मानी जाती हैं। और उनका क्या नजरिया था अर्थव्यवस्था को लेकर? उनका साफ मानना था कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये भारत की आर्थिक तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट है,
क्योंकि ये श्रम को यानी लेबर को और पूंजी को यानी कैपिटल को खुलकर घूमने फिरने मतलब मोबिलिटी नहीं देती। अच्छा। इसीलिए उन्होंने औद्योगिकरण और कृषि सुधारों पर बहुत जोर दिया था। और उनके जीवन का एक और बहुत बड़ा मोड़ था उनका बौद्ध धर्म अपनाना। हाँ, हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था थी उससे वो बहुत निराश और दुखी थे। काफी सोचने विचारने के बाद उन्होंने नागपुर में 1956 में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। लाखों समर्थक? हाँ, लाखों। ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, ये सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक कदम था। इसी से दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई। उनका जो आखिरी बड़ा काम था द बुद्ध एंड हिज धम्म, वो उनके निधन के बाद ही प्रकाशित हो पाया। तो कुल मिलाकर देखें तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन क्या है? असाधारण बाधाओं पर जीत की कहानी है, सामाजिक न्याय के लिए कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है और एक नए राष्ट्र के निर्माण में एक अद्वितीय योगदान है। उन्हें भारत रत्न मिला मरणोपरांत और 2012 में एक सर्वे में उन्हें सबसे महान भारतीय भी चुना गया था। बिल्कुल, और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके नाम पर कितने ही संस्थान हैं, उनकी मूर्तियां हर जगह दिखती हैं, जय भीम का नारा गूंजता है। और सबसे बढ़कर हमारे संविधान में बराबरी और न्याय के वो सिद्धांत हैं जिनके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। हालांकि ये भी सच है कि उनके कुछ विचारों और कामों की आलोचना भी होती है, जैसे कभी-कभी उनका राष्ट्रवाद की मुख्यधारा से अलग हटकर सिर्फ जाति के सवाल पर फोकस करना, इस पर भी चर्चा होती है। सही कहा। और उन्हें सिर्फ दलितों की ही बात नहीं की, महिलाओं के आर्थिक अधिकार हों, मजदूरों के हक हों, उन्होंने सभी नागरिकों के लिए बराबरी की वकालत की। हाँ, और यहीं पर एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बाबा साहब ने संविधान सभा में जो चिंता जाहिर की थी कि ये जो राजनीतिक भक्ति है या नायक पूजा है और समाज में गहरी बैठी आर्थिक सामाजिक असमानता है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। आज के भारत को देखते हुए उनकी ये चिंता कितनी प्रासंगिक लगती है, इस पर विचार किया जा सकता है।